हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। क्लास 10th का हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, जिसके 3 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थे तीनों, है ना। तो आज हमें इसका कौन सा चैप्टर देखना है? तो आज हमें इसका चौथा नंबर चैप्टर देखना है कि औद्योगिकरण का युग कैसे आया, यानी फैक्ट्रियाँ कैसे लगी, इंडस्ट्रियल क्षेत्र कैसे फैला, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया कैसे फैला। तो हम देखेंगे कि औद्योगिकरण का युग कैसा रहा, कब कपड़ा की फैक्ट्री लगी, कब कपास की, कब पटसन की, तो ये सारी चीज़ें, कब स्टील की आई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी की उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, ये नई दिया हुआ है, ये आप लोग खुद पढ़ लेना। प्राच्य के बारे में देख लीजिए। प्राच्य क्या होता है? प्राच्य का मतलब होता है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। यहाँ पे जो भूमध्य सागर है उसके पूर्व में आमतौर पर यह शब्द जो है, यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नज़रिए में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक पारंपरिक और रहस्यमय थे। तो यह आपका प्राच्य, जो कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश है, उनको हम प्राच्य कहते हैं। देखिए, इस चीज़ को हम हटा देते हैं। ये जो तस्वीर बनी हुई है, इस तस्वीर के बारे में ईटी पॉल ने लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेना, है ना। मैं ये आपको नहीं पढ़ाने वाली। और औद्योगिक क्रांति से पहले, तो देखिए अब यहाँ से देख लेते हैं हम। यहाँ से चीज़ें हैं आपकी। औद्योगिक क्रांति से पहले स्थिति क्या थी, यानी जो इंडस्ट्रियल क्रांति आई, है ना, उससे पहले क्या स्थितियाँ थी। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। कारखाने ही तो थे। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखाने में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से ही शुरू हुए हैं। पहले जब फैक्ट्रियाँ थीं, है ना, फैक्ट्रियाँ ही थीं। अब देखिए इसमें क्या है। पर इस सोच में एक समस्या है। कैसी समस्या है, देखिए इसको। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। यह उत्पादन फैक्ट्रियों से नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। आदि मीन्स होता है बहुत पुराना। प्रोटो इंडस्ट्रियलिज्म, देखिए इसको आदि का इधर पर दिया हुआ है। किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत, बहुत पुराना। जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ आए तो उसको कहते हैं आदि। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। देखिए चैप्टर आपके जो है नॉर्मल, जब आप भाषा पढ़ेंगे इन चैप्टर्स की तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मैं आपके सारे चैप्टर एक एक पार्ट में ही कराऊंगी। 40 से 45 मिनट का वीडियो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो निकल गए। अब आपको पढ़ना तो ज़रूरी है, और आप पढ़ेंगे तो आपको सीधी सीधी भाषा पढ़नी है। तो कहीं कहीं क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, खुद से पढ़ना है। कहीं कहीं मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी जहाँ जहाँ आपका इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो देखिए क्या हुआ, किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँव की तरफ रुख करने लगे थे, गाँव की तरफ आने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। किसानों को पैसा दे दिया, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो चीज़ लग रही है उसका उत्पादन करवा लिया, उसकी खेती करा ली, है ना। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। आगे देखिए, ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स यहाँ पे आपका लिखा होगा, एक मिनट, कहाँ गया। ये गिल्ड उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे, तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन में व्यापार का एक अधिकार दिया हुआ था।
फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांव की तरफ जाने लगे। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करते थे, जैसे कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में भी देखा होगा। पता है, इस चैप्टर मतलब आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, है ना। जल्दी से जल्दी आपका हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, और हो सकेगा तो मैं इसकी PDF भी आपको जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूंगी, अगर हो जाएगा तो ये चीज़ें पढ़ लेना। स्टेपलर क्या होते हैं, फूलर क्या होते हैं, कार्डिंग। चलिए मैं इसको एक बार बता देती हूँ आपको। स्टेपलर क्या चीज़ होती है? ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता हो या छांटता हो, उसको कहते हैं स्टेपलर, है ना, स्टेपलर। फूलर ऐसा व्यक्ति जो फुल करता हो, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता हो। कार्डिंग होता है वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, इसको कहते हैं कार्डिंग। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ से। कारखानों का उदय हुआ, चलिए इसको देखिए। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले। कहाँ पे? इंग्लैंड में 1730 में। लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी की आखिरी में हुआ। 1730 के दशक में तो कारखाने खुले, लेकिन इजाफा 18वीं सदी के आखिरी में हुआ, यानी यही 17वां की आखिरी जो 80-90 के आसपास, तब इसमें जो है बढ़ोतरी आई अच्छी खासी। चलिए आगे देखिए। कपास यानी कॉटन नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करती थी। कितना? 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात कर लेती थी ब्रिटेन। 1787 में आयात बढ़कर 220 लाख पौंड हो गया। इधर तो 25 था, इधर पे कितना हो गया? 220 लाख। कुछ ज़्यादा समय नहीं है। 1760 और 1787, 27 साल की बात है ना। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। ये देखें कि बदलाव कौन कौन से थे। चलिए इसको देख लेते हैं। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कार्डिंग, उत्पादन प्रक्रिया में क्या क्या होता है? कार्डिंग, ऐंठना, कताई, लपेटना, कि हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया। पहले से ज़्यादा मजदूर धागे और रेशों का उत्पादन करने लगे। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखाने में सारी प्रक्रियाँ एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गईं। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूर पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव हो रहे थे। चलिए इसको आगे देखिएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अब इसको देखिए। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, तो रफ्तार किस तरीके से बढ़ी? औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी तेज थी। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित था? क्या ये सब चीज़ें होती थी? तो देखिए क्या होता था। पहला क्या था? फर्स्ट नंबर पर प्रक्रिया कैसे बढ़ी? सूती उद्योग और कपड़ा उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। ब्रिटेन में जो दो चीज़ें चल रही थी, एक तो सूती कपड़ा उद्योग और एक कपास का। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ी उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। इसके बाद क्या हुआ कि कपास और ये जो सूती कपड़ा का चल रहा था ये पीछे रह गए, और क्या हुआ आगे के चरणों में? क्या हुआ? लोहा और स्टील आगे निकल के आ गया। 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा, क्योंकि देखिए कच्चा माल जब आपको भेजना है तो रेलवे का विस्तार करना पड़ेगा। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी। रेलवे का विकास हुआ तो उसमें लोहे का इस्तेमाल होने लगा, पटरियाँ बनाने में, डिब्बे बनाने में। 1873 तक ब्रिटेन के लोहे और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। 1873 की बात करें तो ब्रिटेन में लोहा और स्टील निर्यात यानी बाहर जा रहा था। यह राशि इंग्लैंड के कपास के दुगनी थी। हटाइए इसको, कुछ खास नहीं है चैप्टर में, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। लेकिन ऐसा नहीं है खास नहीं है तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। स्क्रीनशॉट कीजिए इसको भी कीजिए।
मतलब जानकारी तो आपको लेनी है ना, जानकारी लेनी है कि औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ है। बाकी इतनी सरल भाषा, इतनी सरल भाषा कि आप एक बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में ऐसे ही फिट हो जाएगी। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसे कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती थी तो वेतन गिर जाते थे। जब बहुत ज़्यादा संख्या में श्रमिक हो जाते थे तो वेतन ये लोग कम देने लगते थे। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत और जैसी कोई परेशानी नहीं थी। इनका ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा लागत लगानी है, बहुत ज़्यादा आपको मजदूरी देनी है, नहीं, बहुत सस्ता मजदूर मिल जाता था उस समय पर। चलिए देखिए आगे, स्क्रीनशॉट कीजिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए इधर से, इसको भी मजदूरों की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। आराम से पढ़ लेंगे आप लोग क्या बताया गया है उसमें। चलिए देखिए इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए, अब कर लीजिए स्क्रीनशॉट पूरा चैप्टर। इधर भी स्क्रीनशॉट। बहुत सिंपल भाषा है। स्प्रिंग जेनी मशीन। देखिए स्प्रिंग जेनी मशीन का क्या मतलब था। स्प्रिंग जेनी जेम्स हरग्रिव्ज द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी थी। कताई बहुत जल्दी हो जाती थी और मजदूरों की मांग घटा दी। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि जब नई नई मशीनें आई, जैसे हमने थ्रेसिंग के बारे में पढ़ा था किसानी वाले चैप्टर में क्लास 9th में, जब नई नई मशीनें आई तो लोगों के काम छिन गए और काम छिनने की वजह से लोगों ने इन मशीनों का क्या किया, इन मशीनों का वो क्या कहते हैं उसको, इन मशीनों का बहिष्कार भी किया। लोगों ने तोड़ा फोड़ा मशीनों को। थ्रेसिंग में पढ़ा था ना किस तरीके से हार्वेस्टिंग को सबको तोड़ के रख दिया था किसानी वाले चैप्टर में क्लास 9th में। वही चीज़ आ रही थी कि लोग जो हाथ से काम करते थे वो मशीनों के द्वारा होने लगा, तो ये लोग मजदूरी नहीं रख रहे थे, है ना। एक ही पहिया घुमाने पर एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था। पहले क्या होता था, हर तकली पे एक व्यक्ति बैठेगा और मशीन से ऐसी तकलियाँ जुड़ी थी कि एक बार घुमाया मशीन को एक मजदूर ने, तकलियाँ सब चल पड़ती थी, है ना। एक साथ कई धागे बनने लगते थे। स्पिनिंग जेनी की मशीन आई थी। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। भारतीय कपड़े का युग पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, 2-2 मिनट में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट करते जाइए आप लोग। मैं नहीं पढ़ाने वाली आपको ये वाला चैप्टर। बुनकरों का क्या हुआ, तो इसको भी पढ़ना होगा आपको कि बुनकरों का क्या हुआ। पढ़िए खुद से, सब कर लेना स्क्रीनशॉट करते जाइए। हो सकेगा तो मैं PDF भी आपको इसमें डाल दूंगी। भारत में मैनचेस्टर का आना, इसको पढ़ लेते हैं। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल मिलता ही नहीं है, इसलिए भारतीय कपड़े की मांग हो रही थी। स्क्रीनशॉट कीजिए इसको, करते जाइए स्क्रीनशॉट। सारा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्रियों का आना कैसे, इसको एक बार देखते हैं। इसको देखिए, बम्बई में पहली कपड़ा फैक्ट्री लगी, मुंबई में पहली कपड़ा फैक्ट्री लगी मील, जो कि 1854 में लगी थी। इसको याद रखना। 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक यहाँ ऐसी 4 मीलें और लग गई। हमें पहली याद करनी है, 1854 में स्थापित हुई थी मुंबई में कपड़ा मील। उनमें 94,000 तकलियाँ और 2,140 करघे लगाए गए। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल कहाँ खुली, बंगाल में, जो कि 1855 में या 1854 में कपड़ा मिल, और दूसरी 7 मिलें बाद में खुली। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उत्तर भारत में एलगिल मिल, जो कि 1807 के दशक में कानपुर में खुली। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई थी। मुंबई की पहली कपड़ा मिल 1854 में, मतलब पहली ही कपड़ा मिल 1854 में। अगर आप बात करें अहमदाबाद अकेले की कपड़ा मिल पहली चालू हुई तो वो आपकी बाद में हुई थी। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल चालू हो गई थी। चलिए ये हो गया। प्रारंभिक उद्यमी क्या रहे आपके, स्क्रीनशॉट इधर का भी। मजदूर कहाँ से आ रहे थे, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, अच्छी लगेगी आपको पढ़ने में कि मजदूर कहाँ से ला रहे थे ये लोग।
ये देखना जॉबर पढ़ लेना, जॉबर यहाँ पे दिया होगा, जॉबर मीन्स क्या होता है। देखिए जॉबर, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री कहा जाता है। तो जॉबर यानी मिस्त्री है, सरदार ये पर्यायवाची होगा, याद रखिएगा। कहाँ थे हम लोग, स्क्रीनशॉट करिए इसको। औद्योगिक विकास का अनूठापन, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी जल्दी। कितना रह गया आपका, पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। फ्लाई शटल देख लेना, ये रहा फ्लाई शटल, ये रहा। यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाली एक यांत्रिक औजार था। इसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किसका, फ्लाई शटल का। यह क्षैतिज धागे और लंबवत धागे में पिरोई होती थी। उसमें गूगल पर डालेंगे फ्लाई शटल, पूरी तस्वीर बन के निकल आ गई। ज़िंदगी में नहीं भूलती है तस्वीर देखने से। इधर स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट। इधर 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 वस्तुओं में बाजार, वस्तुओं के लिए बाजार कहाँ से आते थे, या वस्तु में बाजार में वस्तुएं कहाँ से आती थी, पूरा कर लेना इसका, इसका भी ये निष्कर्ष आ गया आपका। चलिए निष्कर्ष आ चुका है, चैप्टर इधर पे आपका ख़त्म है। चैप्टर में कुछ उतना ज़्यादा पढ़ाने वाला, समझाने वाला नहीं था। खास है चैप्टर, लेकिन समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसलिए अपने मन से आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। तो चलिए अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं आपके 10th के, बाकी 11 और 12 का हम भूगोल और हिस्ट्री दोनों साथ में ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।